बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास 12th आईकॉम पार्ट 2। आईकॉम पार्ट 2 में जो आप बिजनेस स्टैट पढ़ते हैं या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसके लिए हमारे पास आज एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये है जी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास हैं और ये ऑल चैप्टर्स की बना दी गई हैं। जितनी भी आपके चैप्टर्स हैं उन सब की बनाई गई हैं। और मेन चीज़ जो आपके लिए ये है कि पेपर में जो बिजनेस स्टैट का जो पेपर आता है उसमें दो पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और दोनों में ही डेफिनेशनें ही होती हैं ज़्यादा। एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा, बाकी डेफिनेशंस होंगी। तो डेफिनेशंस आपको ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए ये डेफिनेशंस मैंने आपको एक अलग से एक वीडियो बना दी है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। ये 6 चैप्टर होते हैं बुक में। आप कोई भी बुक देख लें तकरीबन 5 या 6 चैप्टर होंगे। तो अगर आप इन डेफिनेशंस को 5 या 6 पे डिवाइड करेंगे तो 10 या 12 डेफिनेशन एक चैप्टर से बनेगी। मतलब कि हर चैप्टर में से 10-12 मेन मेन डेफिनेशन आपको करवाई गई हैं। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। आप बुक देखेंगे तो बुक के ऊपर एक चैप्टर की 30-35 डेफिनेशंस हैं। उसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो निकाल दी गई हैं। इन्हीं को याद करें अच्छे से और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको पेपर में आ जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपने करनी है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कह रहे जी स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक ऐसा इल्म है जो डाटा को जमा करता है, प्रेजेंट करता है इसको, फिर उसका एनालाइज तजिया करता है, फिर उसका एंड पे नतीजा बताता है। इंटरप्रेट होता है नतीजा बताना कि क्या नतीजा इसका निकला है। What are two branches of statistics? Two main branches of statistics are descriptive statistics, inferential statistics. What is descriptive statistics? Descriptive statistics deal to summarize and organize the data in order to describe its various feature। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को समरी बना के तो फिर इसको डिस्क्राइब किया जाता है। What is inferential statistics? Inferential statistics deal with drawing inferences about population on the basis of sample information। इसमें क्या किया जाता है, पूरी एक पॉपुलेशन ली जाती है, उसमें से सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल लेने के बाद फिर इन्फ्रेंस किया जाता है, यानी कि एक फर्जी तौर पे एक इसका रिजल्ट निकाल लिया जाता है। उसके बाद पांचवी डेफिनेशन है डिस्क्राइब टू फंक्शंस, यानी कि यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट प्लानिंग। ये एक प्लानिंग करने में हमें मदद देगा। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स डाटा इन अ सूटेबल फॉर। पेचीदा डाटा को एक मुनासिब फॉर्म में हमें फ्राहम करता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में और डिसीजन फैसले करने में ये हमें मदद देता है। उसके बाद डिफाइन पॉपुलेशन एन एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हैविंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कहता है एक ये तमाम चीज़ों का मजमुआ होता है जिनके सब की एक जैसी खसूसियात होती हैं। डिफाइन सैंपल अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड सैंपल। पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप लिया जाता है जिसके ऊपर स्टडी की जाती है, उसको सैंपल का कहते हैं। देखें कुछ डेफिनेशंस बिल्कुल एक एक लाइन की और सिंपल सी और आसान सी डेफिनेशंस हैं। डिफाइन पैरामीटर विद टू एग्जांपल्स। अ न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं कहाँ से, पॉपुलेशन से, वो पैरामीटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन, ये पॉपुलेशन मीन का माइक्रोवल और साइन है, ये पॉपुलेशन मीन का है। फिर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए पाई का सिंबल यूज होता है, etc। व्हाट इज वेरिएबल, गिव एग्जांपल। अ करेक्टरिस्टिक्स which are varies from one individual to another is called a variable।
फॉर एग्जांपल एज, इनकम, हाइट, कलर, ये सब के डिफरेंट होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। डिफाइंड कांस्टेंट विद एग्जांपल एनी क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज विच रिमेन बट रिमेन फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। कहता है जी ऐसी वैल्यू जो तब्दील नहीं होती बल्कि मुस्तकिल रहती है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, हफ्ते में दिनों की तादाद वगैरह, ये पक्का रहता है, ये चेंज नहीं होते। कभी 8 नहीं हो सकते दिन हफ्ते में, 7 ही रहते हैं। 11वीं डेफिनेशन है व्हाट इज क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल। अ क्वालिटेटिव वेरिएबल और एन एट्रीब्यूट कैन ओनली बी एक्सप्रेस इन क्वालिटी सच एज ऑनेस्टी, ब्यूटी, हैप्पीनेस। यानी कि ये क्वालिटी को जाहिर करते हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव में हम गिनती में करते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो नापी जा सकती हैं, बल्कि 1 2 3 इस तरह करके। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली सच एज हाइट, वेट, फैमिली साइज वगैरह। जैसे हाइट हम कहेंगे ये मेजर कर सकते हैं, वेट भी हम मेजर कर सकते हैं, फैमिली का साइज बता सकते हैं कितने मेंबर हैं। ये जो चीज़ें हैं ये क्वांटिटेटिव वाले गिनी जा सकती है, और जो क्वालिटेटिव है हम इसमें क्वालिटीज़ बयान करते हैं। What is data? The word data means information or numerical facts collected through census or surveys or other sources. Distinguish between data and datum. The word data means information or numerical facts, and a single numerical fact is datum. Name the two main sources of data collection. एक है जी प्राइमरी डाटा सोर्स और एक है सेकेंडरी डाटा। दो सोर्स हैं डाटा इकट्ठे करने के। अब प्राइमरी का बताना है और सेकेंडरी का बताना है आपने। द डिफाइंड प्राइमरी डाटा द डाटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर नोन एज प्राइमरी डाटा। यानी कि जो आप फर्स्ट हैंड पे डाटा कलेक्ट करके रखते हैं, अभी उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की होती, तो उसको आप लोग कहेंगे जी ये कौन सा डाटा जी, प्राइमरी डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी डिस्क्राइब एनी टू मेथड ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के मेथड बताइए। डिस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं जब, फिर इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन या जुबानी जुबानी, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं इन 4 तरीकों से। Define secondary data. The data which have undergone any statistical treatment are known as secondary data. Primary data को उलट कर देंगे तो secondary data बन जाएगा। What is discrete data? A discrete data can assume only specific values in its domain such as number of children etc. उसके बाद जी what is continuous data? Continuous data consists of values which can be measured within a given range or internal such as height, weight, speed। ठीक है जी, ये continuous data में आ जाता है। What is questionnaire? Questionnaire क्या है जी? Questionnaire is a printed sheet that contain a set of questions and the answers of these questions are written on the sheet। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके आंसर लिखे जाते हैं। Describe the various method of रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंटेशन करने के कितने मेथड हैं? टू अरेंज डाटा, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, डायग्राम एंड ग्राफ। इनके डाटा को हम अरेंज कर लेते हैं, फिर उसकी क्लासेस बना लेते हैं, फिर उनके टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम और हम इसके ग्राफ बना लेते हैं। ये डाटा को प्रेजेंट करने के तरीके हैं जी। What is an array? Array is an arrangement of the values of a variable either in ascending or descending order। अरे जो है डाटा को हम तरतीब देते हैं छोटी से बड़ी की तरफ या बड़ी से छोटी की तरफ। डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबलनेस। क्लासिफिकेशन क्या है जी? ग्रुप, इसको चीज़ों को अपने हिसाब से तरतीब देना है अपनी आसानी के लिए। नेम 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जी क्लासिफिकेशन की कितनी बेसिस हैं? एक जियोग्राफिकल, टेम्पोरल है, फिर क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम ऑफ अकरेंस।
इस कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, यानी कि टाइम के हिसाब से जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल हो जाता है। व्हाट इज टेबुलेशन ऑफ डाटा? टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स एंड एंटरिंग फिगर इन द बॉडी टेबल। उसके बाद नेम दी पार्ट्स ऑफ टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। टाइटल ऑफ द टेबल, बॉक्स है, डैश, स्टॉप है, बॉडी ऑफ द टेबल है, फुट नोट है, सोर्स नोट है। टाइटल ऑफ द टेबल, जिनके टेबल के ऊपर जो हेडिंग वगैरह लिखी होती है। बॉक्स हेड को हम कहते हैं कॉलम्स और स्टॉप को हम कहते हैं रोज। और बॉडी ऑफ द टेबल जो मेन टेबल होता है वो फुट नोट और सोर्स नोट, नीचे तो टेबल के नीचे नोट लिखे होते हैं उनको फुट नोट और सोर्स नोट कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज अनग्रुप डाटा? व्हेन इंडिविजुअल आइटम आर गिवन इट इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होगा? व्हेन रॉ डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा, दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे। डिफाइन क्लास लिमिट। क्लास लिमिट आर द लोएस्ट and largest values in a class interval known as lower class limit and upper class limit। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट देखें क्या होती है। क्लास बाउंड्रीज आर दी ट्रू क्लास लिमिट obtained by adjusting the gap of class limit of the first क्लास इंटरवल एंड द सेकंड क्लास इंटरवल। इनकी जो क्लास शुरू होती है ना सेकंड, वो पहले वाले की आखिरी वाली से शुरू होती है। ये क्लास बाउंड्रीज में यानी कि डिफरेंस होता है। डिफाइन क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट, द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ एन इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क और मिड वैल्यू सच एज। इसका जो है फार्मूला मैं आपको लिख ही देता हूँ, देखिए। तो जी ये क्लास मार्क या मिड पॉइंट मालूम करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है ना, हमने क्या करना होता है कि हमने अपर क्लास को और लोअर क्लास को प्लस करना है। और प्लस करने के बाद आपने इसको क्या करना है जी, टू पे डिवाइड कर देना है। टू पे जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये फार्मूला याद रख लें, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये यूज होगा। व्हाट इज क्लास विथ और क्लास इंटरवल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल और क्लास इट इज डिनोटेड बाय एच। कह रहा जी अगर आप अपर और लोअर क्लास दोनों को माइनस कर दें और दोनों में जो फर्क आएगा वो उसको हम कहते हैं जी क्लास इंटरवल। व्हाट इज डायग्राम और चार्ट? अ डायग्राम इज द पिक्टोरियल, पिक्टोरियल होता है पिक्चर वाली डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट ग्रुप ट्रेंड, यानी कि किसी भी चीज को पिक्चर की शेप में ज़ाहिर करना। ईटीसी इन द डाटा, डाटा में से। डिस्क्राइब द नेम ऑफ वेरियस चार्ट्स, ये सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, कंपाउंड बार चार्ट है और पाई चार्ट है। ये चार्ट किसमें है चार्ट की? व्हाट इज पाई चार्ट? अ पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ सर्कल, ये एक दायरे की शक्ल में होता है और दायरे के अंदर आपने देखा होंगे मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं। विच इज डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर, जिसको मुख्तलिफ सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। हुज एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल क्वांटिटी, और जो और टोटल क्वांटिटी में से उनके हिस्से बताए होते हैं कि ये हिस्सा इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, इस हिस्सा इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, वो सर्कल की शेप में होता है ये। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स, ये जी ग्राफ्स ऊपर चार्ट की किस्में पढ़ी हैं आपने और नीचे हम पढ़ेंगे ग्राफ्स की किस्में। पहला जी हिस्टोग्राम, दूसरा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, तीसरा फ्रिक्वेंसी कर्व और चौथा है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, या फिर आप इसको कहते हैं जी ऑगिव। ये मैं दूसरा भी इसके आगे लिख देता हूँ, ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या आगिव, ये दोनों का एक ही नाम है, बच्चे इसको देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। उसके बाद डिफाइन हिस्टोग्राम क्या होती है? हिस्टोग्राम इज a set of adjacent rectangle in which area of each rectangle is proportional to the corresponding class frequency। उसके बाद व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? Frequency polygon is a closed geometric figure obtained by joining the plotted point of each class frequency against their corresponding class mark। मिड पॉइंट बना के फिर इनके डॉट लगाए जाते हैं, डॉट से फिर डायग्राम ये बनाई जाती है, ग्राफ बनाया जाता है इसका। व्हाट इज एन ऑगिव और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन? ऑगिव वो वाली बड़ी अहम है। एन ऑगिव रिप्रेजेंट द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द अपर एंड upper class boundaries to get less than ogive and
लोअर क्लास बाउंड्रीज टू गेट मोर देन आगे, ये अपर क्लास बाउंड्री से भी बनाया जाता है और लोअर से भी बनाया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम क्या होता है जी? हिस्टोग्राम इज द सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल साथ साथ जोड़ी जाती हैं। एंड हिस्टोरीग्राम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज, तो ये टाइम सीरीज का ग्राफ होता है, इसको हिस्टोरीग्राम कहते हैं। व्हाट इज एन एवरेज, एवरेज की डेफिनेशन क्या है? एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ होल डाटा। उसके बाद व्हाट इज मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेयर है वो क्या होता है? ये बड़ी अहम डेफिनेशन है। अ मेयर दैट इंडिकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो किसी भी वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन का हमें सेंटर बताता है उसको मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके पास जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे यूज हो रही है, वो जी अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड, तीन है ये। Define arithmetic mean. An arithmetic mean is defined as the sum of all items divided by their numbers. यानी कि क्या किया जाता है, सबको जमा करके और इनको टोटल उनके नंबर पे डिवाइड किया जाता है। अगर पाँच है पाँच पे डिवाइड करना, छः है तो छः पे डिवाइड करना है। फार्मूला टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डाटा इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सो। ये ग्रुप डाटा का फार्मूला मैंने मेंशन किया है सबके साथ, क्योंकि ये ग्रुप का ही ज़्यादा पूछता है। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये भी बड़ा है मैं। अरिथमेटिक मीन ए एम ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज इज कांस्टेंट इज इटसेल्फ, कांस्टेंट वैल्यूज का ये कांस्टेंट होता है। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज जीरो। अगर हम जो मीन आएगा ना आंसर, यानी कि उस आंसर को फिर दोबारा वैल्यूज में से माइनस करेंगे और वो उसका आंसर जीरो आएगा जमा करने के बाद। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल, चेंज, और अगर इसका रीजन हम चेंज कर देंगे ना तो फिर भी ये चेंज हो जाता है, इफेक्ट होता है। 47 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। राइट डाउन मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन एनी टू, कोई से भी दो इसके मेरिट्स बताने हैं, फायदे बताने हैं। इट इज रिजिडली डिफाइंड, it is based on all observation, it is easy to calculate and simple to understand, it provide good basis for comparison। इसमें से जो आपको इजी लगेंगे वो कर लें। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, मीडियन की डेफिनेशन बतानी है हमने। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, ये ऊपर भी हो गई है तो नीचे भी हो गई है, तो यहाँ से फिर इसको हम काट देते हैं, ये वाली। राइट डाउन द मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसके ये मेरिट्स हो गए ना। Write down the definition of median. The central value of an array is called median. सेंट्रल वैल्यू किसी भी डाटा की जो होगी वो मीडियन होती है। फार्मूला टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा इज, ग्रुप डाटा का जो फार्मूला ना मीडियन फाइंड करने का वो ये याद रखें। मीडियन इज इक्वल एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी ब्रैकेट में है। ड्राई टू मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन के दो मेरिट्स बताने हैं, मैंने आपको तीन बता दिए, दो आपने कोई भी याद कर लेने हैं। ये है जी, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ऊपर वाला ही है इसका। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। डिफाइन मॉड, राइट इट्स फार्मूला, इस तरह सवाल आपको आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आती है उसको मॉड कहा जाता है। फार्मूला टू फाइंड मॉड ऑफ ग्रुप डाटा इज, इसका किसी भी ग्रुप डाटा का मॉड अगर आपने फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है जी? मॉड इज इक्वल एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, फिर नीचे भी एफ एम माइनस एफ वन, फिर प्लस करना है एफ एम माइनस एफ टू कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपने ए से। नंबर टू, राइट मेरिट्स ऑफ मॉड एनी टू, कोई भी दो मॉड के मेरिट्स बताने हैं, फायदे बताने हैं। इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये तो हर एक में है सब में। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये ऊपर वाले में भी है। और इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड, वो इसमें कैलकुलेट हो सकता है, इसमें कैन नॉट आ गया, बस ये फ़र्क है। ये दोनों के मिलते जुलते ही हैं बस। व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर, चौथा चैप्टर आ गया। इंडेक्स नंबर मेजर आर relative change in a variable and average relative change in group of related variable with respect to base। what is price index number? A number, a price index number measure a relative change the in the ये change in the variable or an average, in the ऑफ नहीं आना,
In the variable on an average relative change in the prices of group of variable with respect to a base. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अ क्वांटिटी इंडेक्स measure or relative change in the quantity of a variable or an average relative change in the group of variable with respect to base. Define fixed base method. In fixed base method, the base period remain fixed and does not change. नीचे वाला जो बेस पीरियड होगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. डिफाइन प्राइस रिलेटिव, गिव इट्स फार्मूला. प्राइस रिलेटिव बताना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है. प्राइस रिलेटिव इज परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस. ऊपर करंट ईयर आएगा, नीचे बेस ईयर आएगा. सच है, ये इसका प्राइस रिलेटिव का फार्मूला है. पी एन ओवर पी जीरो. पी एन करंट ईयर होता है, पी जीरो बेस ईयर होता है. मल्टीप्लाई 100 कर देना. What is base period? Base period is used to make comparison of any current period with respect to base period. Define composite price index. When construction of price index number involve more than one commodity. जब एक से ज्यादा कमोडिटी इसमें यूज हो जाती है ना, इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर आता है. डिफाइन लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर. लेस्पेयर का प्राइस इंडेक्स नंबर आपने डिफाइन करना जी. तो लेस्पेयर का फार्मूला भी साथ आपने याद कर लेना और इसकी डेफिनेशन भी. लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर इज द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द करंट पीरियड प्राइसेस वेटेड बाय बेस पीरियड क्वांटिटीज to the aggregate of the base period prices weighted by the base period quantities. देखें, ये ये करंट प्राइसेस, ये बेस प्राइसेस, बेस क्वांटिटी की बेस है. ये प्राइस की बेस हो गई ना, और ये क्वांटिटी की हो गई. ये जो एन है ये हमारे पास करंट ईयर होता है, और जो जीरो होता है वो बेस ईयर होता है हमारे पास. ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और इनके एग्रीगेट है. ऊपर भी सिग्मा आना है, नीचे भी सिग्मा आना है. सिग्मा का मतलब एग्रीगेट होता है, मतलब कि जमा इनको करना. इसका ये इस तरह इसका सिग्मा आना है, ऊपर भी और नीचे भी. उसके बाद पाशीज इंडेक्स नंबर है. पाशीज इंडेक्स नंबर में हमारे पास पाशीज इंडेक्स नंबर इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ द एग्रीगेट ऑफ करंट पीरियड प्राइस वेटेड बाय करंट पीरियड क्वांटिटीज टू एग्रीगेट ऑफ द बेस पीरियड टू द करंट पीरियड क्वांटिटीज. अब ये पासीज का फार्मूला थोड़ा आपने चेंज करना है. इसका जो फार्मूला हमारे पास होगा वो बनेगा 1000. इस तरह इसका बनेगा. ठीक है जी. जी ये फार्मूला मैंने ठीक किया. लेस्पेयर का जो फार्मूला है ना, वो NPN 000 है. ठीक है जी. तो जो पाशी का जो फार्मूला है ना, वो PNN 0 और N है. ये दोनों ठीक कर लें, आगे पीछे हो गया था. ये तो टोटली इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया हुआ था. तो इसमें यह है कि ऊपर हमारे पास प्राइस का करंट ईयर और क्वांटिटी का बेस है. नीचे प्राइस का भी बेस ईयर है और क्वांटिटी का भी बेस ईयर है. इसमें ऊपर दोनों करंट ईयर है और नीचे एक बेस है, दूसरा करंट ईयर आता है. इसकी डेफिनेशन और इसके फार्मूले याद करने हैं आपने. नेम द मेजर स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. पर्पस एंड स्कोप. सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एवरेज, सिलेक्शन ऑफ वेट्स. ये इसके सारे स्टेप्स हैं इंडेक्स नंबर बनाने के. व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर के यूजेस बताने हैं. द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. उसके बाद इंडेक्स नंबर आर यूज इन कंपेयरिंग द चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर. प्राइस की तब्दीली बताते हैं. उसके बाद आखिरी चैप्टर शुरू हो गया. व्हाट इज मेंट बाय सबसेट. let A and B are two sets. If all the element of set A belong to set B, then A is called A set to be the subset of B. क्योंकि A के अगर सारे एलिमेंट B में हो तो हम कहते हैं A जो है B का सबसेट है. इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट B. ये इसका सिंबल है. Define an event. Any subset of the sample space is called an event. Define compound event. If an event consists of more than one sample point, it is called compound event. Define
impossible event. An event that contain no sample point of sample space is called impossible event. It is denoted by empty bracket है और यहाँ उसके बाद ये empty का साइन है. Define sure event. If an event contain all the sample point of sample space is called sure event. यानी कि जिसके अंदर तमाम sample space होते हैं. Define equally likely event. Two event A and B are said to be equally likely if they contain equal number of sample point. दोनों के अंदर सेम ही हो sample point. Such as a number of sample point in A is equal to number of sample point in B. आगे जी, what are mutually exclusive या disjoint event? Two events A and B are said to be mutually exclusive if there exists no common sample point which belong to both event A. ये कह रहा जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट वो होते हैं जिसमें दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, उनका आंसर एम्प्टी सेंट आया हो. डिफाइन इंडिपेंडेंट इवेंट. टू इवेंट A and B are said to be independent if the occurrence of one does not affect the occurrence of other. कहता जी अगर एक की वजह से दूसरे पे कोई असर ना पड़े तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं. उसके बाद डिफाइन द टर्म परमुटेशन. इसकी एग्जांपल देख लें. ये P इंटरसेक्शन B है. ये P जो है ना इसके अंदर है A इंटरसेक्शन B. अब ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है और एक A B मल्टीप्लाई हो रहा है. इसमें इंटरसेक्शन है, इसमें मल्टीप्लाई है. इन दोनों का एक दूसरे का ताल्लुक ही कोई नहीं है. डिफाइन टर्म परमुटेशन. A permutation is an arrangement of an distinct object taken ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या है जी. तो ये डेफिनेशन इसको एक दफ़ा मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ. डिफाइन टर्म परमुटेशन क्या है जी. A permutation is an arrangement of n distinct object. n मतलब के ऑब्जेक्ट जितने मर्जी हो, यानी कि 1 2 3 4 अनलिमिटेड चलते जाएंगे. टेकन और एट टाइम. और जो है ना ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ ये देखना है. और एट टाइम हो गया. इट इज नोटेड बाय NPR. इसको NPR से ज़ाहिर किया जाता है. और इसका जो फार्मूला हमारे पास है परमुटेशन का वो है जी NPR इज इक्वल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. उसके बाद कम्बिनेशन है नीचे हमारे पास. ये दोनों बड़े अहम टॉपिक हैं. डिफाइन द टर्म कम्बिनेशन. अ कम्बिनेशन इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन एट आर टाइम विदाउट एनी ऑर्डर. ठीक है जी, विदाउट एनी ऑर्डर. इसमें किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्डर नहीं होगा. इसमें भी टेकन और एट टाइम होगा, और आएगा इसमें. तो इसका फार्मूला सच है NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल आ गया. इसमें r का इजाफा नीचे हो जाएगा. ये हमारे पास इसकी 74 डेफिनेशंस हैं. ये हमारे पास पूरी हो गई हैं. ये सारी आपने याद कर लेनी है, समझ लेना है इसको. इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे. ये फ़ायदा आपको होगा इसका. चलो ओके जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी दुआ में याद रखना है. अल्लाह हाफिज़.